हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के साथ अपने डिस्कशन को शुरू कर दिया था और इस क्लास में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 ब्रॉड कैटेगरीज, यानी कि मौलिक अधिकारों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं जिनमें फंडामेंटल राइट्स को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू इक्वलिटी, यानी कि समानता से संबंधित मौलिक अधिकार। सो फ्रेंड्स, समानता से संबंधित जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में दिए हुए हैं। ओके, सो समता या समानता से संबंधित जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 इन 5 अनुच्छेदों में दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार। सो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिए हुए हैं, यानी कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 जो है वो फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार। सो फ्रेंड्स, शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में दिए हुए हैं। ओके, सो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 शोषण के खिलाफ जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लेख करते हैं। उसके बाद चौथी कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू रिलीजन, यानी कि धर्म से संबंधित मौलिक अधिकार। सो फ्रेंड्स, धर्म से संबंधित मौलिक अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में दिए हुए हैं, यानी कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में दिए हुए हैं, यानी कि अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये जो 4 अनुच्छेद हैं ये धर्म से संबंधित मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, यानी कि संस्कृति और शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार। तो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया हुआ है, यानी कि आर्टिकल 29 एंड 30 में किया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार, जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं है, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो उसके बारे में हम अलग से एक क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है और जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है। फ्रेंड्स, पहले 7 कैटेगरीज हुआ करती थी क्योंकि हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए अब केवल 6 कैटेगरीज बची हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में अब हम एक एक करके इनके बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, सम फंडामेंटल राइट्स आर ओनली गिवन टू इंडियन सिटीजन्स, यानी कि कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं, यानी कि ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल उन व्यक्तियों को उपलब्ध हैं जो भारत के नागरिक हैं। गैर नागरिकों के लिए अधिकार नहीं है, जैसे कि जो विदेशी लोग हैं उनको ये अधिकार नहीं मिले हैं। तो वो कौन कौन से अधिकार हैं? तो कौन कौन से मौलिक अधिकार? तो अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 15 वाला मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, यानी कि फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। सो ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं, ऐसे 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं। ओके, सो अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं जो कि आर्टिकल 14 से शुरू होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 14 या फिर अनुच्छेद 14 के बारे में। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो क्या मतलब है इस बात का?
सो इस बात का ये मतलब है कि भारत की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो भारत के हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समता उपलब्ध कराए और विधियों का समान संरक्षण उपलब्ध कराए। ओके, तो जो भारत की सरकार है वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता, उनको वंचित नहीं करेगा। अब फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता, और दूसरी बात है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी कि विधियों का समान संरक्षण। तो अब क्या होता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता, और क्या होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी कि विधियों के समान संरक्षण। इन दोनों के बारे में अब हम इस क्लास में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ के बारे में, यानी कि विधि के समक्ष समता। सो फ्रेंड्स, दिस कॉन्सेप्ट वॉज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, यानी कि इस अवधारणा की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। ओके, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि जो विधि के समक्ष समता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। यानी कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, या फिर इंग्लैंड में इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया था। उसके बाद अगली चीज है कि इट इज़ अ नेगेटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट, यानी कि यह एक नकारात्मक शब्द वाली अवधारणा है। तो नेगेटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट या नकारात्मक अवधारणा से क्या आशय है, क्या मीनिंग है नेगेटिव कॉन्सेप्ट का? तो इस बात का ये मतलब है कि जो विधि के समक्ष समता है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, ये स्टेट को, यानी कि देश की सरकार को, या स्टेट को यानी कि राज्य को, किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति के बीच में भेदभाव करने से रोकती है। ओके, सो ये जो अवधारणा है वो देश की सरकार को देश में उपस्थित व्यक्तियों के बीच भेदभाव करने से रोकती है। इट स्टॉप्स द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग डिस्क्रिमिनेशन विद इन द पीपल। ओके, सो जो विधि के समक्ष समता या इक्वलिटी बिफोर द लॉ की अवधारणा है, यानी कि कॉन्सेप्ट है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है, ये देश की सरकार को देश के लोगों के साथ भेदभाव करने से रोकती है, कि देश की सरकार देश के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि ये सरकार को एक नेगेटिव कमांड दे रही है, एक नकारात्मक आदेश दे रही है, ये सरकार को कुछ करने से रोक रही है। यानी कि ये सरकार पे एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, यानी कि एक तरह से ये सरकार पे एक बोझ है। ओके, क्यों? क्योंकि सरकार को ये आदेश दे रही है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, यानी कि ये सरकार की शक्तियों को लिमिट कर रही है, सरकार की शक्तियों को कम कर रही है, और इसीलिए इसे कहते हैं नेगेटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट, यानी कि नकारात्मक अवधारणा। अब फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मीनिंग क्या होता है? तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस enjoyed by an individual in the eyes of law, and all the persons irrespective of their rank or position are equal before the law। यानी कि इसका मतलब है कि कानून की नज़र में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त विशेष अधिकारों का अभाव एवं विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वे किसी भी पद पर हों। तो क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, इस लाइन का क्या मतलब है? सो इस लाइन का ये मतलब है कि देश में जितने भी व्यक्ति हों, वे सभी के सभी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी लिंग के हों, तो देश में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब के सब विधि की नज़रों में समान हैं। वो सारे व्यक्ति विधि की नज़रों में, यानी कि लॉ की आइज में समान हैं। और चाहे उनका कोई भी पद हो, यानी कि चाहे वो व्यक्ति प्रधानमंत्री हो या चौकीदार हो, चाहे वो व्यक्ति एक कलेक्टर हो या पटवारी हो, चाहे वो फिर बेरोजगार ही क्यों ना हो। ओके, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, उसका कुछ भी जन्म स्थान हो, यानी कि और या फिर उसकी कुछ भी पद हो, उसका कुछ भी पद हो, वो भले ही कलेक्टर हो, चौकीदार हो, बेरोजगार हो, जो भी हो, यानी कि देश में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी के सभी व्यक्ति
उनका कुछ भी पद हो ये मायने नहीं रखता। देश में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी के सभी व्यक्ति विधि की नजरों में समान हैं। ओके, जितने भी लोग हैं देश में वो सभी लॉ की आइज में इक्वल हैं। ओके, तो देश के जितने भी व्यक्ति हैं, देश में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, वो सभी के सभी लोग विधि की नज़रों में यानी कि कानून की नज़रों में, लॉ की नज़रों में एक समान हैं। अब इसका ये मतलब है कि लॉ यानी कि विधि किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं देती, यानी कि जो देश की जो भी विधि है वो हर इंसान के लिए समान है। देश में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए देश की विधि समान रूप से लागू होगी। ओके, देश की जो विधि है देश के प्रत्येक व्यक्ति पर वो समान रूप से लागू होगी। विधि किसी भी व्यक्ति को कोई अलग से विशेष अधिकार नहीं देता, विधि किसी भी व्यक्ति को कोई अलग से अधिकार नहीं देती। ओके, सो ये मतलब है इक्वलिटी बिफोर द लॉ या विधि के समक्ष समता का। अब फ्रेंड्स, दिस डज नॉट गारंटी कंप्लीट इक्वलिटी बट ओनली जुडिशियल इक्वलिटी, यानी कि इसका मतलब है कि यह पूर्ण समानता की गारंटी नहीं देता है, बल्कि यह केवल न्यायिक या कानूनी समानता की गारंटी देता है। अब फ्रेंड्स, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है विधि के समक्ष समता का या इक्वलिटी बिफोर द लॉ का, तो इसको मैंने आपको बड़ी ही आसान भाषा में समझाया कि विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि देश में जितने भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं वो सभी के सभी व्यक्ति विधि की नज़रों में समान होंगे, यानी कि देश का जो साधारण कानून है वो देश के हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वो व्यक्ति कुछ भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पद पर हो। ओके, लेकिन फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको इसे समझने में दिक्कत आ रही होगी। इसलिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देके इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स को अभी तक भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। अब फ्रेंड्स, आप इस स्क्रीन पर एक डायग्राम देख सकते हैं। तो इस स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में एक भिखारी है जो कि बहुत गरीब है, डेफिनेटली आप उसकी हालत देख सकते हैं, और राइट हैंड साइड पर एक अमीर आदमी है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत आलीशान कुर्सी पे बैठा है, इसके हाथ में सिगार है, बहुत सारा पैसा है इसके पास, सोना है, इसके हाथ में बहुत कोई अजीब सा ड्रिंक है, बहुत अच्छा सा दिखने वाला, वाइन भी हो सकती है। ओके, सो इन शॉर्ट हमें कह सकते हैं कि हम इस डायग्राम को देख के कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बाएं हाथ तरफ जो डायग्राम है उसमें जो व्यक्ति है वो बहुत गरीब है, वो एक भिखारी है, और दाएं हाथ साइड में जो व्यक्ति बैठा है मोटा ताजा सा, वो क्या है, वो एक बहुत अमीर आदमी है। अब इस डायग्राम की मदद से हम इक्वलिटी बिफोर द लॉ या विधि के समक्ष समता के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने जो लास्ट स्टेटमेंट बोला था कि ये पूर्ण समता को गारंटी नहीं देता, यानी कि डज नॉट गारंटी कंप्लीट इक्वलिटी, यानी कि ये पूरी तरह से समानता की गारंटी नहीं देता। इस बात का क्या मतलब है? सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भिखारी है, तो ये बहुत कमज़ोर है शरीर से, और जो दाएं तरफ डायग्राम है इसमें जो आदमी है वो बहुत मोटा ताजा है, यानी कि भिखारी डेफिनेटली शरीर से कमज़ोर है, फिजिकली वीक है, और ये आदमी शरीर से बहुत मोटा ताजा है, यानी कि हट्टा कट्टा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों आदमी समान हैं? डेफिनेटली वो कमजोर है और जो दाएं तरफ आदमी बैठा है वो बहुत ताकतवर है, तो इनमें समानता तो नहीं हो सकती। आप कोई भी कानून बनाओ देश में, इनमें समानता नहीं हो सकती। उसके अलावा जो लेफ्ट हैंड साइड पर आदमी खड़ा है एक कटोरा लेके या एक कप लेके, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गरीब है, यानी कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। वो शरीर से भी इसीलिए कमज़ोर है क्योंकि उसके पास खाने के लिए तक पैसे नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो राइट हैंड साइड पर दाएं हाथ पर आदमी बैठा है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके पास दुनिया की हर वस्तु अवेलेबल है खाने के लिए, और इसलिए वो व्यक्ति खा खा के मोटा हो गया है। ओके, तो यानी कि जो एक तरफ आदमी है बाएं हाथ पे वो बहुत गरीब है, उसके पास पैसे हैं ही नहीं, बल्कि जो दूसरी तरफ आदमी है दाएं हाथ पे उसके पास बहुत सारा धन है, उसके पास सोना है, डॉलर है, हर एक चीज़ है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है उसके पास। तो अब आप इसी कंडीशन में कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में समानता है? आप देश में कोई भी कानून बनाओ, इन दोनों के बीच में समानता कैसे हो सकती है? डेफिनेटली एक आदमी के पास बहुत बिल्कुल भी पैसा नहीं है और दूसरे आदमी के पास बहुत सारा पैसा है। और यदि आप वास्तव में बाहर जाके अपने देश को देखें तो ये स्थिति प्रैक्टिकल भी है। ऐसा आप बहुत जगह देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सोने के लिए छत नहीं है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने के लिए महल हैं, खाने के लिए दुनिया की हर संभव वस्तु अवेलेबल है। ओके, तो अब ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में समानता कैसे हो सकती है?
ओके, तो जो विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट है यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट है, वो संपूर्ण इक्वलिटी यानी कि संपूर्ण इक्वलिटी यानी कि पूर्ण समानता की गारंटी नहीं देता कि हर व्यक्ति हर तरह से समान हो जाए। तो हर व्यक्ति हर तरह से समान हो जाए ये तो प्रैक्टिकल भी संभव नहीं है, क्योंकि देश में कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, कोई कमजोर होगा, कोई ताकतवर होगा। ओके, तो जो विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट है वो संपूर्ण समानता की गारंटी नहीं लेता, यानी कि कंप्लीट इक्वलिटी की गारंटी नहीं लेता। डेफिनेटली जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा लिखेगा, जो बिजनेस करेगा वो पैसा कमाएगा। ओके, और जो अपना टाइम वेस्ट करेगा वो फिर उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। यानी कि पूरी तरह से इक्वलिटी, पूरी तरह से समानता लाना संभव नहीं है। तो फिर अब आप पूछेंगे कि सर फिर विधि के समक्ष समता का मीनिंग क्या है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समता का मीनिंग इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ बाएं साइड पर एक बहुत गरीब व्यक्ति है और दाएं साइड पर एक बहुत अमीर व्यक्ति है। अब भले ही ये बाएं साइड वाला व्यक्ति कितना भी गरीब हो, भले ही इसके पास एक फूटी कौड़ी ना हो, और भले ही ये जो दाएं साइड पर व्यक्ति बैठा है एक कितना भी अमीर हो, इसके पास चाहे पूरी दुनिया की धन संपदा क्यों ना हो, तो भी ये दोनों के दोनों व्यक्ति विधि की नज़रों में यानी कि लॉ की आइज में यानी कि देश के कानून की नज़रों में एक समान हैं। कानून इन दोनों को एक समान देखेगा। कानून के लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, विधि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, आप किस धर्म से संबंध रखते हैं, आप किस जाति के हैं, आप ऊंची जाति के हैं या नीची जाति के हैं। ओके, आप पुरुष हैं या महिला हैं, तो विधि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विधि के समक्ष समता का मीनिंग ये है कि विधि इन दोनों को समान नजर से देखेगी। एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति ये दोनों विधि की नजरों में समान हैं। अब इस बात का क्या मतलब है कि ये दोनों विधि की नजरों में समान हैं? तो इस बात का ये मतलब है कि देश का जो कानून है, देश की जो विधि है, वो इन दोनों पर समान रूप से लागू होगी। ओके, तो भले ही बाएं तरफ वाला व्यक्ति बहुत अधिक गरीब है और दाएं तरफ वाला व्यक्ति बहुत अधिक अमीर है, तो भी जो देश की साधारण विधि है वो इन दोनों व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगी। तो इस बात के लिए मैं आपको पुनः एक उदाहरण देता हूं। तो मान के चलिए इस भिखारी ने किसी का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। ओके, तो यदि इसने किसी का कत्ल किया तो डेफिनेटली जज इसको या तो मृत्यु दंड देगा यानी कि कैपिटल पनिशमेंट देगा, या फिर आजीवन कारावास देगा यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगा। और यदि ये अमीर व्यक्ति भी किसी का कत्ल करता है तो इसके लिए भी कोई अलग से कानून नहीं बनाया जाएगा। जो कानून इस गरीब व्यक्ति के लिए है वही कानून इस अमीर व्यक्ति के लिए भी होगा, यानी कि जज इस व्यक्ति को भी या तो मृत्यु दंड देगा या फिर आजीवन कारावास देगा, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट देगा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगा। ओके, सो विधि के समक्ष समान समता का क्या मीनिंग है कि देश की जो सामान्य विधि है वो हर किसी पर समान रूप से लागू होगी। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको वही सजा मिलेगी। ओके, भले ही चाहे वो एक भिखारी हो, चाहे फिर वो एक बहुत अमीर आदमी हो। ओके, तो आपका क्या पद है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप एक बेरोजगार हैं, आप चौकीदार हैं, आप कलेक्टर हैं, आप एसपी हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, देश की जो विधि है वो हर किसी पर समान रूप से लागू होगी। यदि किसी कलेक्टर ने कोई अपराध किया है तो उसको भी वही सजा दी जाएगी, और यदि कोई बेरोजगार कोई अपराध करता है तो उसको भी वही सजा दी जाएगी। यानी कि विधि की नज़रों में सभी के सभी समान हैं। देश की जो सामान्य विधि है, जो देश की ऑर्डिनरी लॉ है, वो हर किसी पर समान रूप से लागू होगी। ओके, अब फ्रेंड्स इस बात का एक मीनिंग ये भी है, जैसे कि आप डायग्राम में लेफ्ट साइड एक भिखारी को देख सकते हैं। अब यदि इस भिखारी को लगता है तो ये इस अमीर आदमी के खिलाफ कोर्ट में यानी कि अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है, यानी कि कोर्ट में एक केस फाइल कर सकता है। और ये अमीर आदमी भी इस भिखारी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है, यानी कि कोर्ट में एक केस फाइल कर सकता है। ओके, तो इस बात का क्या मतलब है, तो इस बात का ये मतलब है कि देश का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। ओके, और जो व्यक्ति मुकदमा दायर कर रहा है उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो हम इस बात से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं उन सभी के खिलाफ
कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है, और वो सभी भी किसी पर भी मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ का, यानी कि विधि के इक्वलिटी बिफोर द लॉ का, यानी कि विधि के समक्ष समता का। ओके, तो कोई भी किसी के भी खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, और देश की जो सामान्य विधि है वो समान रूप से हर व्यक्ति के पर लागू होगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता की अवधारणा के कुछ अपवाद भी हैं। ओके, अपवाद मतलब कि वो इस कॉन्सेप्ट के, इस अवधारणा के दायरे में नहीं आते, वो इस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। तो क्या मतलब है इस बात का, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से अपवाद हैं इस अवधारणा के, यानी कि इस कॉन्सेप्ट के। सो इसका सबसे पहला एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल फंक्शन, यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन के लिए अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। अब क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया था कि जैसे कोई कलेक्टर है, तो जैसे जब आप कलेक्टर बनेंगे तो आपके जो जो कार्य हैं, आपके जो फंक्शंस हैं, वो दो भागों में बट जाएंगे। आपके ऑफिशियल फंक्शंस यानी कि आधिकारिक कार्य, और आपके निजी कार्य यानी कि प्राइवेट वर्क। तो बिल्कुल उसी प्रकार से देश का जो राष्ट्रपति है या गवर्नर है, उनके भी काम दो भागों में बटे होते हैं। तो मान के चलिए जो हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, कुछ काम उनके आधिकारिक काम हैं यानी कि ऑफिशियल वर्क हैं, और कुछ काम उनके निजी काम हैं। तो आधिकारिक वर्क या ऑफिशियल वर्क का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि यदि राष्ट्रपति किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू करे, ओके, तो ये उसका आधिकारिक कार्य हो गया। लेकिन यदि राष्ट्रपति अपने घर जाके शाम को अपने पड़ोसी से लड़ता है, या अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा है, या अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, तो ये सब क्या हैं? ये सब उसके निजी कार्य हैं, यानी कि प्राइवेट वर्क हैं। सो फ्रेंड्स, यदि देश का राष्ट्रपति और किसी भी राज्य का गवर्नर अपने किसी भी आधिकारिक कार्य को कर रहा है, किसी भी ऑफिशियल वर्क को कर रहा है, तो उस कार्य को करने के लिए उसके खिलाफ, चाहे वो कार्य सही हो चाहे वो कार्य गलत हो, तो उस कार्य को करने के लिए उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यानी कि वो अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो अब आप पूछेंगे सर ये तो गलत बात है, ऐसा क्यों है? तो एक्चुअल में गलत नहीं है, क्योंकि वास्तव में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य होता है। तो राष्ट्रपति जो अधिकतर काम करता है वो उन्हीं की सलाह से करता है। तो राष्ट्रपति तो उन कामों को करने के लिए बाध्य है, तो चूंकि वो बाध्य है तो उसे उनकी सजा भी क्यों मिले। ओके, उसके बाद हम अगला एक्सेप्शन देखते हैं। अगला एक्सेप्शन है, नो सिविल प्रोसीडिंग्स इन केसेस वेयर रिलीफ इज क्लेम्ड कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर एक्सेप्ट बिफोर सर्विंग 2 months ऑफ नोटिस, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ कोई भी सिविल कार्यवाही शुरू करने के 2 महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसको आसानी से समझ लें। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए किसी भी राज्य का कोई गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है। अब क्या हुआ कि उसने मान के चलो किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए, अब वो उसके पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो यदि आप किसी से पैसे उधार लो और आप उसके पैसे वापस ना करो और आप बोल रहे हो कि हाँ मैं भविष्य में भी वापस नहीं करूँगा, जो करना हो कर लो, तो ये क्या है? ये एक सिविल केस है। ओके, सो ये एक सिविल केस बनता है। ओके, सो अब यदि वो व्यक्ति राज्यपाल के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करना चाहे यानी कि केस फाइल करना चाहे, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले राज्यपाल को नोटिस देना होगा, और नोटिस देने के 2 महीने बाद ही राज्यपाल के खिलाफ या राष्ट्रपति के खिलाफ सिविल केस शुरू किया जा सकता है। ओके, उसके बाद तीसरा एक्सेप्शन क्या है? तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर कैन बी स्टार्टेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जा सकती। अब क्या मतलब है इस बात का? तो इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए किसी राज्य का कोई गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है,
अब उसने किसी का मर्डर कर दिया, यानी कि उसने किसी की हत्या कर दी। अब यदि वो किसी की हत्या भी कर देता है तो भी उसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर नहीं किया जा सकता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ओके, यानी कि अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब आप फिर से कहेंगे कि सर ये तो गलत बात है कि यदि वो किसी की हत्या कर रहा है तो उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए। तो एक्चुअल में सबसे पहले उसको हटाया जाएगा उसके पद से। क्यों? क्योंकि राज्यपाल के पद की और राष्ट्रपति के पद की अपनी एक अलग गरिमा है। राष्ट्रपति कौन है? हमारे देश का संवैधानिक हेड है, मुखिया है। बिल्कुल उसकी प्रकार जो राज्यपाल है वो किसी भी राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसे सबसे पहले पद से हटाना पड़ेगा। तो यदि किसी राज्यपाल ने किसी का मर्डर किया है तो सबसे पहले राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा देगा। और अब एक बार वो उसके पद से हट गया, अब वो राज्यपाल नहीं है, अब आप उसके खिलाफ मुकदमा आसानी से चला सकते हैं, अब आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अब इसका चौथा एक्सेप्शन क्या है? सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी कॉल्ड इन कोर्ट एज अ विटनेस ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद के सत्र के दौरान संसद के सदस्यों को गवाह के रूप में अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, मान के जैसे हम जानते हैं हमारे संसद के आमतौर पे 3 सत्र होते हैं, 3 सेशंस होते हैं। तो यदि संसद का कोई सत्र चल रहा है, ओके, और कोई एमपी है यानी कि कोई सांसद है, वो सांसद किसी भी केस का आई विटनेस है, यानी मान के चलो चश्मदीद गवाह है, वो उसने उस केस को होते हुए देखा है, उस वारदात को होते हुए देखा है, तो भी उस एमपी को, उस सांसद को कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि संसद का सत्र चालू है। ओके, सो इनको भी ये इम्यूनिटी प्राप्त है। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सो अगला कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन। अब क्या होता है रूल ऑफ लॉ, क्या होता है विधि का शासन? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले दिस कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, यानी कि इस अवधारणा की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। ओके, सो इसका जन्म कहाँ हुआ? इसका जन्म भी इंग्लैंड में हुआ। इसको कहाँ बनाया गया? इसको भी इंग्लैंड की धरती पर बनाया गया। इट इज़ एन आउटफॉल ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि यह विधि के समक्ष समता का परिणाम है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो इस बात का ये मतलब है कि जो विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के परिणाम स्वरूप इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया। तो ये उसी कॉन्सेप्ट का एक आउटफॉल है, उसी का एक रिजल्ट है। ओके, उसके बाद रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? तो रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज सुप्रीम, means there is no arbitrary power to prevail in this country and there is absolute supremacy of regular law of the country। विधि के शासन का मतलब है विधि सर्वोच्च है। ओके, सो विधि के शासन का क्या मतलब है? विधि के शासन का मतलब होता है कि विधि जो है वो सर्वोच्च है, मतलब कि देश की साधारण विधि की सर्वोच्चता है एवं देश में कोई भी स्वेच्छाचारी शक्ति नहीं पनप सकती। सो अब इस बात का क्या मतलब है? सो इस बात का ये मतलब है कि देश में सर्वोच्च कौन है, देश में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो हमारे देश का कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है। सो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, चाहे फिर वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे फिर वो देश का सबसे अमीर आदमी हो, या फिर वो कोई भी हो। ओके, सो हमारे देश में कोई भी एक व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है। हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? हमारे देश में विधि सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ताकतवर कौन है, सबसे पावरफुल कौन है? देश की जो लॉ है, कानून है, यानी कि देश की जो विधि है वो सर्वोच्च है। अब क्या मतलब है इस बात का कि विधि सर्वोच्च है? तो विधि सर्वोच्च है यानी कि देश में जो भी निवास कर रहा है, देश में जितने भी लोग हैं वो सभी विधि के नीचे हैं, वो सभी लॉ के सबऑर्डिनेट हैं। तो देश में सबसे ऊपर कौन है, देश में सर्वोच्च कौन है? देश में विधि सर्वोच्च है, देश में लॉ सुप्रीम है। और देश में जितने भी व्यक्ति हों, चाहे फिर वो कोई भी हो, वो सभी के सभी व्यक्ति विधि के अधीन हैं, वो सभी के सभी व्यक्ति लॉ के नीचे हैं। यानी कि देश का असली राजा कौन है? देश का असली राजा विधि है। रियल किंग कौन है? रियल किंग लॉ है। ओके, अब इस बात का क्या मतलब है? सो फ्रेंड्स, अब मान के चलिए कि देश में सर्वोच्च कौन है? विधि है। देश का राजा कौन है? विधि है, यानी कि लॉ है। और देश में जितने भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं वो सभी व्यक्ति विधि के अधीन हैं, यानी कि वो सभी व्यक्ति विधि से छोटे हैं। सो इस बात का ये मतलब हुआ कि हर व्यक्ति को विधि का आदेश मानना होगा,
यानी कि देश में जो भी व्यक्ति निवास कर रहा है उसको कानून को मानना होगा, उसको लॉ को फॉलो करना होगा, उसको विधि के अकॉर्डिंग अपना आचरण करना होगा। ओके, सो रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन का मतलब है कि देश का शासक कौन है, देश का राजा कौन है। लॉ देश की किंग है, यानी कि विधि देश की शासक है, देश पर विधि शासन कर रही है। यानी कि देश में सर्वोच्च कौन है, विधि सर्वोच्च है, और देश के जितने भी लोग हैं वो सभी विधि के नीचे हैं। अब फ्रेंड्स, चूंकि सभी लोग विधि से नीचे हैं तो सबको वो करना होगा जो विधि कहेगी, यानी कि हर किसी को लॉ के प्रोविजंस यानी कि विधि के प्रावधानों के हिसाब से व्यवहार करना होगा। और जब देश के सभी लोग विधि के प्रावधानों के हिसाब से व्यवहार करेंगे तो देश में कोई भी स्वेच्छाचारी शक्ति पनप नहीं पाएगी, यानी कि कोई भी मनमानी नहीं कर पाएगा, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। तो इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ या फिर विधि का शासन। अब फ्रेंड्स, रूल ऑफ लॉ मीन्स लेक्स सुप्रीमस, यानी कि विधि के शासन का क्या अर्थ होता है, लेक्स सुप्रीमस। और लेक्स सुप्रीमस को क्या बोलते हैं, लॉ इज सुप्रीम। तो लेक्स सुप्रीमस का मतलब है कि विधि की सर्वोच्चता, यानी कि विधि सर्वोच्च है। अब फ्रेंड्स, रूल ऑफ लॉ हैज चेंज्ड द फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रेक्स लेक्स टू लेक्स रेक्स, यानी कि विधि के शासन ने प्रशासन के दर्शन को लेक्स रेक्स से बदलकर रेक्स लेक्स कर दिया। ओके, तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जब रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के शासन का सिद्धांत नहीं था, तब प्रशासन का जो दर्शन था यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो फिलॉसफी थी, बेसिक वैल्यूज थी, वो क्या थी, रेक्स लेक्स। ओके, तो जो प्रशासन की मूल वैल्यू थी वो क्या थी, रेक्स लेक्स। सो फ्रेंड्स, जब विधि के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं था तो प्रशासन का दर्शन क्या था, रेक्स लेक्स। ओके, और जब विधि का शासन का कॉन्सेप्ट आ गया यानी कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आ गया तो प्रशासन का दर्शन क्या बन गया, लेक्स रेक्स। तो रेक्स लेक्स का मतलब क्या होता है कि किंग इज लॉ, यानी कि राजा ही कानून है, राजा ही विधि है, राजा जो बोले उसका हर वर्ड कानून है। देश के हर व्यक्ति को राजा के हर शब्द का पालन करना है। तो ये थी पहले की कहानी। लेकिन अब विधि के शासन के कॉन्सेप्ट के आ जाने के बाद प्रशासन का जो दर्शन है वो क्या है, लेक्स रेक्स। तो लेक्स रेक्स का क्या मतलब है कि लॉ इज किंग, यानी कि विधि ही वास्तविक शासक है। तो देश का राजा कौन है, लॉ देश की राजा है। अब फ्रेंड्स, दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी एंड प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरी बिहेवियर, यानी कि यह समाज की स्थिरता बनाए रखने के लिए और स्वेच्छाचारी व्यवहार को रोकने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि देश में विधि का शासन होगा, यानी कि देश की राजा कौन होगी, विधि होगी, तो हर व्यक्ति विधि के प्रावधानों के अनुसार आचरण करेगा, तो किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाएगा, और इस प्रकार से समाज में स्थिरता आ जाएगी, यानी कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी आ जाएगी और स्वेच्छाचारी व्यवहार पूर्णतः खत्म हो जाएगा, यानी कि जो शक्तिशाली लोग हैं वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन का। अब फ्रेंड्स, देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि के शासन के 3 सिद्धांत हैं। तो कौन से हैं वो विधि के शासन के 3 सिद्धांत? तो इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले, Nobody can be punished or made to suffer except for the violation of law, यानी कि एक व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन के लिए ही दंडित किया जा सकता है, किसी अन्य बात के लिए नहीं। ओके, तो इस बात का क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को केवल तब दंड दिया जा सकता है, देश की जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति को केवल तब सजा दे सकती है, केवल तब दंड दे सकती है जब उसने विधि का उल्लंघन किया हो, यानी कि उसने लॉ को नहीं माना हो, लॉ का वायलेशन किया हो। और जब तक किसी भी व्यक्ति ने विधि का उल्लंघन नहीं किया तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती, तब तक देश की सरकार उसको सजा नहीं दे सकती। अब फ्रेंड्स, दैट वायलेशन शुड बी फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लैंड, यानी कि व्यक्ति को केवल तभी दंडित किया जा सकता है जब उसका अपराध न्यायालय में सिद्ध हो जाए। यानी कि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने विधि की उल्लंघन किया, यानी कि लॉ का वायलेशन किया,
तो अब भी उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। उस व्यक्ति को सजा केवल तब दी जा सकती है जब ये बात न्यायालय में सिद्ध हो जाए, यानी कि कोर्ट में प्रूफ हो जाए कि उस व्यक्ति ने वास्तव में विधि का उल्लंघन किया है। और जब ये बात न्यायालय में सिद्ध हो जाएगी, यानी कि कोर्ट में प्रूफ हो जाएगी कि उस व्यक्ति ने किसी विधि का उल्लंघन किया है, लॉ का वायलेशन किया है, केवल तब ही उसको सजा दी जा सकती है। और उसको सजा देने का अधिकार किसके पास होगा? मजिस्ट्रेट को, यानी कि न्यायाधीश को। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटित हुई जो कि विधि के शासन के प्रिंसिपल के खिलाफ थीं, जो कि रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल के खिलाफ थीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि क्या किया गया। पुलिस एनकाउंटर्स के बारे में आपने सुना होगा कि कुछ अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब मैं इस बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं दूंगा कि वो एनकाउंटर्स रियल थे या फेक थे। आप लोग खुद इस बात को डिसाइड करो कि क्या थी वास्तविकता, और ना ही मैं किसी केस का नाम लूंगा। लेकिन वास्तव में यदि किसी अपराधी को पुलिस ही मार देगी तो फिर न्यायालय का क्या काम बचेगा, है ना? तो ये जो था, ये वास्तव में विधि के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन था, यानी कि विधि के शासन का उल्लंघन था। क्यों था? क्योंकि इससे स्वेच्छाचारी व्यवहार बढ़ता है, यानी कि इससे पुलिस की मनमानी बढ़ जाती है। पुलिस ने जिन व्यक्तियों को पकड़ा, सबसे पहली बात तो क्या गारंटी थी कि वे ही व्यक्ति वास्तविक अपराधी थे? पुलिस भी हरिश्चंद्र तो है नहीं कि पुलिस सत्य ही बोलेगी। ये भी संभावना थी कि पुलिस किसी बड़े अपराधी को बचाने के लिए छोटे अपराधी को मार दे। पुलिस किसी पॉलिटिशियन को, राजनीतिज्ञ को बचाने के लिए किसी छोटे अपराधी को मार दे। तो जब तक उन अपराधियों को अपराध न्यायालय में सिद्ध ना हो जाए, जब तक न्यायालय में इस बात को प्रूफ ना कर दिया जाए कि उन लोगों ने अपराध किया है, तब तक उनको दंडित नहीं किया जा सकता। और सबसे पहली बात, पुलिस को उनको सजा देने की कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उनको सजा सिर्फ और सिर्फ न्यायालय दे सकता है, और वो भी तब जब उनका अपराध न्यायालय में सिद्ध हो जाए। ओके, सो यदि पुलिस ऐसा करती है तो ये वास्तव में विधि के शासन का वायलेशन है। अब कुछ लोग इस प्रकार के व्यवहार को सपोर्ट करते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो व्यक्ति वास्तव में अच्छे हैं या बुरे हैं, वो कैसे भी हों, ये आप लोग खुद डिसाइड करें। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का व्यवहार सही नहीं है, क्योंकि यदि इस प्रकार के व्यवहार की सराहना की जाएगी, यदि देश की जनता इस प्रकार के व्यवहार की सराहना करेगी, तो पुलिस को और सरकार को इस चीज़ के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, और इससे देश में स्वेच्छाचारी व्यवहार बढ़ जाएगा। मान के चलिए पुलिस ने आज जिनको मारा वो वास्तविक अपराधी थे, हो सकता है ऐसा, हम तो नहीं जानते क्योंकि न्यायालय में उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ था। तो मान के चलिए पुलिस ने जिन व्यक्तियों को मारा वो आज वास्तविक अपराधी थे, लेकिन यदि जनता उनका सपोर्ट करेगी तो कल को वो ऐसे व्यक्ति को भी मार सकते हैं जो वास्तविक अपराधी हो ही ना। हो सकता है पुलिस वालों की उनसे कोई निजी दुश्मनी हो, उनको भी वो मार सकते हैं, या बड़े बड़े नेताओं के इशारों पे उनको मार सकते हैं। तो यदि देश में विधि का शासन नहीं होगा तो क्या होगा? इससे स्वेच्छाचारी व्यवहार बढ़ जाएगा, लोगों की मनमानी बढ़ जाएगी, पुलिस और सरकार जो उसके मन में आएगा वो करेगी। इसलिए यदि इस प्रकार का व्यवहार जब भी कभी भी सामने आए समाज में, तो इसकी कड़ी निंदा करी जानी चाहिए। ओके, अब हम अगले प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, ये जो विधि के शासन का पहला प्रिंसिपल है, ये स्वेच्छाचारी व्यवहार को रोकता है, यानी कि आर्बिट्रेरी बिहेवियर को रोकता है। यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने विधि का उल्लंघन ना किया हो, और वो जो उसने उल्लंघन किया है वो न्यायालय में सिद्ध हो जाए कि वास्तविकता में इसने उल्लंघन किया है, और जब ये बात सिद्ध हो जाए तभी उसे दंडित किया जा सके। तो यदि ये होगा तो इससे क्या होगा कि इससे स्वेच्छाचारी व्यवहार यानी कि मनमाने व्यवहार पर पूर्णतः रोक लग जाएगी। अब उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है रूल ऑफ लॉ का, यानी कि विधि के शासन का दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? सो ऑल पर्सन्स मस्ट बी सब्जेक्टेड टू सेम ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि देश के सभी व्यक्ति सामान्य विधि के अधीन हैं एवं प्रत्येक व्यक्ति पर बिना किसी भेदभाव के सामान्य विधि लागू होगी। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री हो, कलेक्टर हो, चौकीदार हो, बेरोजगार हो, यानी कि वो किसी भी पद पर हो, वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, कुछ भी हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी स्थान का हो, यानी कि देश का कोई भी व्यक्ति हो, देश के प्रत्येक व्यक्ति पर देश की समान विधि लागू होगी।
यानी कि यदि किसी भिखारी ने कोई अपराध किया है तो जो विधि उस भिखारी पर लागू होगी वही विधि यदि देश का सबसे अमीर आदमी कोई अपराध करे तो वो विधि उस अमीर आदमी पर भी लागू होगी। यदि किसी का कत्ल करने पर किसी गरीब आदमी को, किसी भिखारी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो चाहे भले वो देश का सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, यदि वो किसी का कत्ल करता है तो उसको भी बिल्कुल यही सजा दी जाएगी। ओके, और इस बात का मतलब ये भी होता है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा कर सकता है और उस व्यक्ति पर भी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। यानी कि एवरी पर्सन कैन सू एंड कैन गेट सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि हर देश के किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। तो यह है दूसरा प्रिंसिपल विधि के शासन का। अब विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ का तीसरा प्रिंसिपल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड ऑल द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इन ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और विधायिका द्वारा पारित सभी विधियों को वैध होने के लिए संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि हमारे देश की जो सर्वोच्च विधि है यानी कि जो सुप्रीम लॉ है वो कौन है? वो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है। और देश का संसद या किसी भी राज्य की जो विधानसभा है वो जो भी कानून बनाएगी, यदि उन कानूनों को जीवित रहना है यानी कि यदि उनको अपनी वैधता बनाए रखनी है तो उनको क्या करना होगा? उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं यानी संविधान के जो प्रावधान हैं उनके अनुरूप अपने आप को बनाना होगा। और यदि वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो इस अवस्था में देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन सभी विधियों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स, जो ये विधि के शासन का तीसरा प्रिंसिपल है यानी कि तीसरा सिद्धांत है, ये सिद्धांत ब्रिटेन से अलग है। तो जो पहले दो सिद्धांत थे वो सिद्धांत ब्रिटेन में भी ऐसे ही हैं जैसे भारत में हैं, लेकिन ये जो तीसरा सिद्धांत है ये ब्रिटेन में अलग है। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में विधायिका सर्वोच्च है यानी कि लेजिस्लेचर सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाएगा वो उनके संविधान का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। विधायिका केवल वो कानून बना सकता है जो संविधान के अनुरूप हों। तो ये जो तीसरा सिद्धांत है विधि के शासन का वो भारत में अलग है एवं ब्रिटेन में अलग है। अब फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि विधियों का समान संरक्षण। अब फ्रेंड्स, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज यानी कि विधियों का समान संरक्षण का ये जो अवधारणा है, इट वॉज ओरिजिनेटेड इन यूएसए यानी कि इस अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। तो इस अवधारणा को कहाँ बनाया गया था? अमेरिका में। इस अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में इस अवधारणा का जन्म हुआ था। अब फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो अवधारणा है ये एक पॉजिटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट है यानी कि एक सकारात्मक अवधारणा है। क्यों? क्योंकि ये देश की सरकार पर कोई बोझ नहीं डालती, बल्कि ये देश की सरकार को ये शक्ति देती है कि किसी के संरक्षण के लिए, किसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सकारात्मक रूप से भेदभाव कर पाना संभव है। यानी कि सरकार सकारात्मक रूप से भेदभाव कर पाती है यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर पाती है। अब क्या होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये आप आगे समझ जाएंगे। अब फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि विधियों का समान संरक्षण का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि लॉ विल गिव इक्वल ट्रीटमेंट बट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस यानी कि समान परिस्थितियों में विधि समान संरक्षण प्रदान करेगी। समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं करना चाहिए और उन पर एक ही विधि लागू करना चाहिए। ओके, उसके बाद देयर इज नो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशनल वेरिएशंस हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। हर परिस्थिति में विधि को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अब क्या मतलब है इन दोनों स्टेटमेंट्स का? इसका ये मतलब है कि यदि परिस्थितियां समान हैं, यदि आपकी और दूसरे व्यक्ति की परिस्थितियां समान हैं,
तभी विधि को समान रूप से लागू किया जाएगा। लेकिन यदि आपकी परिस्थितियां भिन्न हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, आपके सर्कमटेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो अलग अलग परिस्थितियों में यानी कि अलग अलग सर्कमटेंसेस में जो कानून है उसका अलग तरीके से लागू किया जाएगा, उसको अलग तरीके से अप्लाई किया जाएगा। ओके, सो विधि के समान संरक्षण का क्या मीनिंग है कि यदि परिस्थितियां समान हैं, सर्कमटेंसेस सेम हैं, तो यदि सर्कमटेंसेस या परिस्थितियां समान हैं तो ऐसी दशा में विधि को समान रूप से लागू किया जाएगा। लेकिन यदि परिस्थितियां बदल जाती हैं, यदि परिस्थितियां अलग अलग हैं, तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विधियों को लागू किया जाएगा या फिर विधि को अलग तरीके से लागू किया जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो इस एग्जाम्पल की मदद से आप इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही आसानी से समझ लेंगे। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर एक लड़का है, इसका नाम है पप्पू। टाई माई लगा के बढ़िया रोड पर जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे की तरफ एक लड़का है जो अपनी गाड़ी चला रहा है और उस लड़के का नाम है तुकाराम। और लेफ्ट हैंड साइड पर इस कार के ऊपर आपको एक काले कलर में लड़का दिख रहा होगा जिसके हाथ में एक बंदूक है। इस लड़के का नाम है राहुल। तो मैंने आपको 3 लड़के बताए। राइट हैंड साइड पे एक लड़का जो टाई लगा के चल रहा है उसका नाम है पप्पू, जो लड़का कार चला रहा है उसका नाम है तुकाराम, और जो लड़का काले कलर में बंदूक चला रहा है उसका नाम है राहुल। अब मैं आपको 2 अलग अलग परिस्थितियां बताता हूं। पहली परिस्थिति या पहला सर्कमटेंस ये है कि तुकाराम अपनी कार से रोड पर जा रहा है और उसके सामने से पप्पू आ रहा है। अब क्या होता है कि अचानक से तुकाराम की गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। अब चूंकि तुकाराम की गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो इस कारण गाड़ी कंट्रोल से बाहर चली जाती है। गाड़ी तुकाराम के नियंत्रण में नहीं रहती और गलती से अचानक से एक गाड़ी जाके राहुल से भिड़ जाती है, और एक गाड़ी जाके पप्पू से भिड़ जाती है। और क्या होता है कि पप्पू की मृत्यु हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि तुकाराम ने जानबूझकर पप्पू को नहीं मारा। तुकाराम की गाड़ी के ब्रेक फेल हुए और एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के कारण दुर्घटनावश पप्पू की मृत्यु हो गई। अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ। दूसरे केस में क्या होता है कि एक लड़का है राहुल। अब उसको पप्पू पर किसी बात पर गुस्सा आ गया, तो वो अपने घर से बंदूक लेके आया और उसने जाके पप्पू को गोली मार दी। और चूंकि राहुल ने पप्पू को बंदूक से मारा तो पप्पू की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। अब दोनों ही केसेस में फ्रेंड्स एक बात कॉमन है। कॉमन क्या है कि दोनों ही केस में पप्पू की मृत्यु हो जाती है, यानी कि पप्पू का मरना तो तय है। लेकिन पहले केस में क्या हुआ? फ्रेंड्स, अब यदि ये केस न्यायालय में जाते हैं तो न्यायाधीश महोदय क्या करेंगे? फ्रेंड्स, तो हो क्या रहा है, दोनों ही केस में पप्पू की मृत्यु हो रही है, यानी कि पप्पू तो मर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप पहले केस को देखें तो जो तुकाराम ने पप्पू को मारा, तो तुकाराम ने जानबूझकर पप्पू को नहीं मारा। एकदम से दुर्घटना हुई जिसमें तुकाराम का भी कोई दोष नहीं था, यानी कि तुकाराम के इंटेंशंस नहीं थे पप्पू को मारने के। तुकाराम पप्पू को मारना नहीं चाहता था। दुर्घटनावश गलती से पप्पू मारा गया, और कार एक्सीडेंट में तो तुकाराम की भी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन चूंकि कार में एयरबैग्स थे तो तुकाराम बच गया। ओके, लेकिन पप्पू मर गया। फ्रेंड्स, इस केस में चूंकि तुकाराम की कोई गलती नहीं थी, इसलिए न्यायाधीश इस केस में तुकाराम को अधिक सजा नहीं देगा। न्यायाधीश क्या कहेगा, चूंकि पप्पू मर चुका है और उसकी फैमिली का भाई अकेला सहारा था और कोई काबिल है नहीं उसकी फैमिली में, तो अब न्यायालय कहेगा कि तुकाराम को 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए जो भी होगा वो जुर्माना पप्पू के परिवार को देना है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर सकते हैं, या फिर कुछ वर्षों का, 2-3 वर्षों का जो भी हो, उसको कारावास दे सकते हैं। यानी कि जो उसको सज़ा दी जाएगी वो बड़ी हल्की दी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप दूसरी परिस्थिति देखें तो राहुल ने उसको जानबूझकर मारा। राहुल ने उसको गुस्से में आकर मारा। राहुल ने उसको दुर्घटनावश नहीं मारा। राहुल के इंटेंशंस थे, उसके इरादे पप्पू को मारने के थे। ओके, तो अब न्यायालय इस केस में क्या करेगा कि या तो वो राहुल को आजीवन कारावास की सजा देगा, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगा, या फिर वो क्या करेगा न्यायालय या फिर न्यायाधीश महोदय क्या करेंगे कि वो राहुल को फांसी की सजा देंगे, यानी कि मृत्युदंड देंगे, कैपिटल पनिशमेंट देंगे। ओके, फ्रेंड्स, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर
आजीवन कारावास की सजा है या मृत्युदंड की सजा है, ये बहुत भारी सजा है। क्यों? क्योंकि राहुल को इस चीज़ की कीमत किससे चुकानी पड़ी? अपने स्वयं के जीवन को देके चुकानी पड़ी। लेकिन तुकाराम केवल 50 लाख रुपए देके बच गया। ओके, कोई भी धनराशि आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन राहुल का पूरा जीवन या तो जेल में बीतेगा या फिर राहुल को अपना जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर दोनों ने ही पप्पू को मारा, लेकिन इन दोनों को अलग अलग सजा क्यों दी गई? तुकाराम को सिर्फ पैसे देने पड़े, उसको जेल नहीं हुई। लेकिन तुकाराम को कोई जेल नहीं हुई, तुकाराम ने सिर्फ पैसे दिए, लेकिन राहुल को फांसी की सजा दी गई। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की परिस्थितियां भिन्न थीं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ यानी कि विधियों का समान संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि परिस्थितियां भिन्न होंगी तो विधि का जो एप्लीकेशन है, जिस तरह से लॉ को लागू किया जाएगा, जो लॉस का एप्लीकेशन है, विधि को जिस तरह से लागू किया जाएगा, वो तरीका बदल दिया जाएगा। तुकाराम की कोई गलती नहीं थी तो उसको मृत्युदंड देने का कोई बात ही नहीं थी। लेकिन राहुल ने अभी गुस्से में आके पप्पू को मारा है, राहुल आगे किसी और को भी मार सकता है। राहुल एक बहुत सीरियस क्रिमिनल है, वो एक बहुत बड़ा अपराधी है। इसलिए यहाँ पे न्यायाधीश क्या करेंगे? न्यायाधीश महोदय यहाँ पर राहुल को मृत्युदंड की सजा देंगे। तो ये मतलब होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधियों के समान संरक्षण। यानी कि यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो यदि दो व्यक्ति हैं और उन दोनों व्यक्ति की जो परिस्थितियां हैं वो समान हैं, तो ऐसी दशा में उन दोनों पर समान विधि को लागू किया जाएगा। लेकिन यदि दोनों व्यक्तियों की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं तो उन पर अलग अलग विधियों को या फिर विधि को अलग अलग तरीके से लागू किया जाएगा। ये मतलब होता है विधि के समान संरक्षण का। अब फ्रेंड्स, इट प्रोवाइड्स फॉर पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अंडर विच इवन द रिजर्वेशन पॉलिसी इज वैलिड। यानी कि यह सकारात्मक या सुरक्षात्मक भेदभाव प्रदान करता है जिसके तहत आरक्षण नीति भी मान्य है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो चूंकि मैंने आपको बताया कि यदि दो व्यक्ति हैं, उनकी परिस्थितियां भिन्न हैं, तो उनको विधि को उन पर भिन्न तरह से लागू किया जा सकता है या फिर अलग अलग विधियों को उन पर लागू किया जा सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सरकार को सकारात्मक भेदभाव करने का अधिकार देता है, यानी कि प्रोटेक्टिव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार देता है। तो क्या अर्थ होता है प्रोटेक्टिव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का? इस बात को मैं आपको एक दोबारा से एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए एक लड़का है जो अपर कास्ट से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली बहुत अधिक धनी है, वो दिल्ली जाके बहुत बेस्ट स्कूल में पढ़ के आया है, 1 नंबर बेस्ट स्कूल में वो पढ़ के आया है। यानी कि उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, उसने जीवन में कोई कठिनाई नहीं देखी, उसका सामाजिक स्टेटस भी अच्छा है। अब दूसरी तरफ मान के चलिए एक लड़का है जो कि एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, उसका परिवार बहुत गरीब है और वो कभी स्कूल भी नहीं गया, उसने जितनी शिक्षा ली वो स्वयं से ली, या फिर वो गया भी तो कोई अच्छे स्कूल में नहीं गया, बेकार से स्कूल में गया जहाँ पे उसको अच्छे शिक्षक भी नहीं मिले। अब ऐसी परिस्थितियों में इन दोनों की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। अब मान के चलो कोई सरकारी नौकरी निकलती है, मान के चलिए आईएएस की ही नौकरी है। ओके, यहाँ पे हम आईएएस का एग्जांपल नहीं लेते हैं, मान के चलिए कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है। तो अब दोनों को कंपटीशन तो बराबर देना है, इन दोनों में कंपटीशन है, लेकिन इन दोनों में कंपटीशन किस प्रकार से हो सकता है? एक बहुत बेहतरीन स्कूल से पढ़ के आया है, एक को बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, परंतु दूसरे व्यक्ति को तो उतनी अच्छी शिक्षा मिली ही नहीं। अब वो व्यक्ति गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसमें उसका भी कोई दोष नहीं, ये तो जन्म के आधार पर उसको प्राप्त हुआ है। तो अब संविधान राज्य को ये शक्ति देता है, यानी कि ये जो विधियों का समान संरक्षण है, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ये सरकार को ये शक्ति देती है कि अब ये इस स्थिति में ये इन दोनों व्यक्तियों के साथ भेदभाव कर सकती है। किस प्रकार का भेदभाव? जैसे कि मान के चलो उस नौकरी को पाने के लिए जो अपर कास्ट का लड़का है, जो धनी लड़का है, जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है, उसको 100 नंबर चाहिए, और जो लोअर कास्ट का लड़का है, गरीब है, जो बेकार स्कूल में पढ़ के आया है, उसको 90 नंबर चाहिए। तो नंबरों में ज़्यादा अधिक गैप नहीं होगा, लेकिन उसको थोड़े कम मार्क्स चाहिए उससे, ताकि उसका सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि विधियों के समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट है, ये सरकार को सकारात्मक या सुरक्षात्मक भेदभाव प्रदान करता है, सकारात्मक या सुरक्षात्मक भेदभाव करने की अनुमति प्रदान करता है। ओके, और इसके तहत सरकार आरक्षण भी दे सकती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे उस जो गरीब लड़का था उसको केवल 90 अंक चाहिए थे। तो आरक्षण नीति भी, यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी भी इस कॉन्सेप्ट के अधीन सही ठहराई जा सकती है। अब फ्रेंड्स, Thus, Article 14 guarantees equality among equals।
तो अब इस पूरे डिस्कशन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 है, वो समान लोगों के बीच समानता की गारंटी देता है। यानी कि यदि लोग समान हैं तो उनके बीच समानता होगी, लेकिन यदि लोग समान नहीं हैं, उनकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो फिर उनके बीच समानता नहीं हो सकती। ओके, तो जो समान लोग हैं उनके बीच समानता होगी। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15। सो आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ओके, तो क्या कहता है आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या भेदभाव का प्रतिषेध। अब क्या मतलब है इस बात का? जब हम आर्टिकल 15 के सारे क्लॉजेस को एक एक करके पढ़ेंगे, सभी खंडों को पढ़ेंगे, तो हम इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को पढ़ते हैं। तो क्या कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 1? फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 says that state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जो राज्य है, स्टेट है, यानी कि जो देश की सरकार है, देश की सरकार को संविधान रोकता है कि वो देश के किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित रखता हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध धर्म का हो, सिख हो, वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, जो देश की सरकार है वो उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। जैसे एक व्यक्ति जो है वो क्रिश्चियन है और एक व्यक्ति हिंदू है, तो सरकार सिर्फ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि मैं हिंदू व्यक्ति को कोई चीज़ नहीं दूंगी और क्रिश्चियन व्यक्ति को कोई चीज़ दूंगी, या फिर क्रिश्चियन व्यक्ति को कोई चीज़ नहीं दूंगी और हिंदू व्यक्ति को कोई चीज़ दूंगी। ओके, इस बात का क्या मतलब है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो है वो देश की सरकार को इस बात से रोकता है कि देश की सरकार केवल धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, कि किसी विशेष धर्म के इंसान का फेवर करे, उसका पक्षपात करे और किसी दूसरे धर्म के इंसान को डिस्क्रिमिनेट करे, यानी कि उसके साथ भेदभाव करे। बिल्कुल उसी प्रकार मूलवंश के आधार पर, सिर्फ मूलवंश के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। मूलवंश को हम क्या कह सकते हैं? नस्ल या रेस। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो आर्यन रेस का है, आर्यन नस्ल का है, और कोई जो दूसरा व्यक्ति है वो निग्रो नस्ल का है। तो देश की सरकार उन दोनों के बीच में सिर्फ इस बात पर भेदभाव नहीं कर सकती कि ये आर्य नस्ल का है तो मैं इसके साथ पक्षपात करूंगी, और ये जो है वो निग्रो नस्ल का है इसलिए मैं इसके साथ भेदभाव करूंगी। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 सरकार को ऐसा करने से रोकता है। उसके बाद किसी की भी जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि देश की सरकार सिर्फ जाति के आधार पर देश के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। जैसे कि कोई यदि ऊंची जाति का है, यानी कि अपर कास्ट से बिलोंग करता है, तो सरकार उसको फेवर करे, और यदि कोई नीची जाति का है या लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो सरकार उसके साथ भेदभाव करे। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 सरकार को ऐसा करने से रोकता है। बिल्कुल उसी प्रकार सरकार पुरुष, महिलाएं और ट्रांसजेंडर, यानी कि सरकार जो है वो किसी भी लिंग के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, किसी भी लिंग के व्यक्ति के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी प्रकार देश की जो सरकार है वो व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है इसके आधार पर किसी भी देश के नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। ओके, क्या कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 1? तो इस बात को यदि हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 देश की सरकार को इस बात से रोकता है कि वो नागरिकों के बीच में या किसी भी नागरिक से केवल इस बात पे भेदभाव करे कि वो किसी विशेष धर्म से संबंध रखता है या किसी मूलवंश से संबंध रखता है, किसी जाति से संबंध रखता है, किस लिंग का है या उसका जन्म स्थान क्या है। तो केवल इन आधारों पर
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, केवल इन आधारों पर सरकार देश के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, उनके बीच विभेद नहीं कर सकती। अब फ्रेंड्स, यहां पर जो ओनली वर्ड है, जैसे कि आप इंग्लिश वाले सेंटेंस में देख पा रहे होंगे, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, तो यहां पर जो ओनली शब्द है, या फिर हिंदी माध्यम में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, तो ये जो केवल शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ड का ये मीनिंग है कि दीज कंडीशंस आर नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर हैविंग डिस्क्रिमिनेशन अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बट दीज कंडीशंस मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय सम अदर फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस फॉर हैविंग द जस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेद केवल उपर्युक्त आधारों पर वर्जित है, अर्थात यदि कोई विभेद उपयुक्त आधारों में से किसी एक पर ना होकर किसी दूसरे आधार पर आधारित है तो वह अनुच्छेद 15 खंड 1 द्वारा प्रभावित नहीं होगा। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि देश की सरकार सिर्फ ऊपर दी हुई इन बातों के आधार पर विभेद नहीं कर सकती, यानी कि जो देश की सरकार है वो केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन यदि इन आधारों के साथ कोई और आधार जोड़ दिए जाएं, इन आधारों के साथ कोई और फैक्टर्स जोड़ दिए जाएं, तो देश की सरकार फिर नागरिकों के साथ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक या रक्षात्मक भेदभाव कर सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मान के चलिए 2 लड़के हैं, एक लड़का ऊंची जाति से संबंध रखता है और एक लड़का नीची जाति से संबंध रखता है। तो अब सरकार उन दोनों के बीच सिर्फ इस बात पर भेदभाव नहीं कर सकती कि आप ऊंची जाति के हैं और आप नीची जाति के हैं, उनके साथ कुछ और फैक्टर्स भी होने चाहिए, कुछ और कारक भी होने चाहिए। जैसे कि यदि जो नीची जाति का व्यक्ति है उसकी जो जाति है वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हो, यानी कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हो। तो अब चूंकि उसकी जो जाति है वो सामाजिक रूप से भी पिछड़ी है और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ी है, यानी कि किसी के पास शिक्षा नहीं है उसकी जाति के लोगों के पास, उनका शैक्षणिक बैकग्राउंड जो है, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बहुत खराब है। तो अब इस आधार पर सरकार इन दोनों के बीच भेदभाव कर सकती है और सरकार जो नीची जाति का व्यक्ति है उसको रिजर्वेशन या फिर आरक्षण दे सकती है कि आप कम मार्क्स में भी आपको सरकारी नौकरी में एंट्री दे दी जाएगी। ओके, तो ये था आर्टिकल 15 क्लॉज 1। ओके, अब फ्रेंड्स अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2, अनुच्छेद 15 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू एक्सेस ऑफ शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट or the use of bells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state's fund or dedicated to the use of general public। यानी कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। जैसे कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या फिर पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के लिए प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों या सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में। क्या मतलब है इस बात का? फ्रेंड्स, इस बात का मतलब है, अब ये जो आर्टिकल है, ये जो अधिकार है, ये हमें सरकार के खिलाफ भी प्राप्त है, यानी कि राज्य के खिलाफ भी प्राप्त है और दूसरे लोगों के खिलाफ भी प्राप्त है। ओके, यानी कि ये जो अधिकार है हमें सरकार के खिलाफ भी मिला हुआ है और दूसरे लोगों के खिलाफ भी ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस बात का ये मतलब है कि देश का कोई भी नागरिक, और ये अधिकार सिर्फ नागरिकों के पास है, आर्टिकल जो 15 है, अनुच्छेद 15, वो सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया हुआ है। इस बात का ये मतलब है कि देश के जितने भी नागरिक हैं उनको केवल उनके धर्म या फिर उनकी नस्ल यानी कि मूल वंश, उनकी जाति, उनके लिंग, उनके जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी दुकान में जाने से नहीं रोका जा सकता,
किसी भी सार्वजनिक भोजनालय में जाने से नहीं रोका जा सकता, किसी भी होटल में जाने से नहीं रोका जा सकता, किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता। ओके, तो आप जैसे आपको सिर्फ इस आधार पर किसी भी दुकान में जाने से नहीं रोका जा सकता कि आप किसी विशेष धर्म से संबंध रखते हैं। आपको सिर्फ इस आधार पर किसी दुकान में जाने से नहीं रोका जा सकता कि आप किसी विशेष मूल वंश या रेस के हैं। आपको सिर्फ इस आधार पर किसी होटल में जाने से नहीं रोका जा सकता कि आप पुरुष हैं या महिला हैं या ट्रांसजेंडर हैं। आपको सिर्फ इस आधार पर किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर जाने से नहीं रोका जा सकता कि आपका जन्म किस स्थान पर हुआ था। ओके, यानी कि किसी भी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। तो यदि केवल ये आधार हैं तो केवल इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को किसी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में जाने से नहीं रोका जा सकता। उसके बाद हम इसका पार्ट बी देखते हैं, यानी कि खा। तो खा क्या कहता है कि ऐसे कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थान, यानी कि वेल्स, घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट। ओके, तो ये जो जगह हैं जैसे कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं, सड़क हैं, सार्वजनिक समागम के स्थल हैं, यदि इन स्थानों का जो मेंटेनेंस है, इन स्थानों को जो मेंटेन किया जा रहा है, इन स्थानों को जो पोषित किया जा रहा है, वो सरकार के पैसे द्वारा किया जा रहा है। यानी कि या तो पूरी तरह से इन स्थानों को कौन पोषित कर रहा है, सरकार पोषित कर रही है, या फिर सरकार का थोड़ा बहुत पैसा इनके मेंटेनेंस में लगा हुआ है, तो फिर आपको ऐसे स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। जैसे कि मान के चलिए गांव में कोई एक कुआं है, अब उस कुएं का जो मेंटेनेंस है, यानी कि उस कुएं की जो देखरेख है, वो सरकार के पैसे से की जाती है। अब या तो सरकार पूरा पैसा देती है या फिर सरकार थोड़ा बहुत पैसा उसमें लगाती है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी विशेष वर्ग के या किसी विशेष जाति के लोग उस कुएं पे अपना कब्जा कर लें और वो किसी दूसरी जाति को या किसी भी दूसरे वर्ग के लोगों को उसका पानी प्रयोग ना करने दें। और यदि वो ऐसा करते हैं तो फिर आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का वो उल्लंघन कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। ओके, यानी कि कोई भी कुआं हो, तालाब हो, स्नान घाट हो, सड़क हो, सार्वजनिक समागम का कोई भी स्थान हो, और उस स्थान का जो मेंटेनेंस है, यानी कि उसका जो रखरखाव है, वो पूरी तरह से या कुछ भाग में सरकार के पैसे से हो रहा है, तो कुएं के पानी को यूज करने से, उस तालाब में नहाने से, उस स्नान घाट में नहाने से, उस सड़क पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ना तो आपको देश की सरकार रोक सकती है और ना ही कोई व्यक्ति रोक सकता है। और यदि कोई आपको रोकता है तो आप उसके खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, दिस आर्टिकल फाइट्स अनटचेबिलिटी along with Article 17 and many other social evils like casteism, communalism, regionalism, gender discrimination, etc. यानी कि यह अनुच्छेद 17 के साथ अस्पृश्यता और कई अन्य सामाजिक बुराइयां जैसे कि जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, लिंग भेदभाव आदि से लड़ता है। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं छुआछूत या अस्पृश्यता के लिए जो डेडिकेटेड आर्टिकल है वो कौन सा है? अनुच्छेद 17 है। लेकिन ये आर्टिकल भी छुआछूत या अस्पृश्यता से लड़ता है। जैसे कि भारत के कुछ गांवों में क्या होता था कि मान के चलिए कोई एक जाति है जिसको ऊंची जाति माना जाता था, और कोई एक जाति है मान के चलो उसको नीची जाति माना जाता था, और कुछ नीची जातियां ऐसी होती थीं जिनके व्यक्तियों को अछूत माना जाता था। अछूत या फिर अस्पर्श का मतलब था कि यदि उनके व्यक्तियों को कोई छू ले या उन जाति के व्यक्ति किसी भी चीज़ को छू लें तो वो चीज़ अशुद्ध हो जाती है। जैसे कि कोई कुआं है और उस कुएं के पानी को किसी अस्पर्श जाति के व्यक्ति ने छू लिया तो वो पानी अशुद्ध हो जाएगा और फिर वो उपयोग लायक नहीं बचेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं अस्पृश्यता। तो अब आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 15 खंड 2 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 ये कर रहा है कि यदि अब आपको कोई रोकता है किसी, मतलब मान के चलिए कोई सरकारी कुआं है, यानी कि उस कुएं की रख रखाव के लिए पैसे कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। और यदि आपको उस कुएं के पानी से उस कुएं से कोई पानी भरने से रोक रहा है तो आप उसके खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। यानी कि ये जो आर्टिकल है ये भी अस्पृश्यता से लड़ता है। बिल्कुल उसी प्रकार ये जातिवाद से भी लड़ता है, क्योंकि गाँव में कुछ जगह क्या होता है कि जातियाँ हर जगह ही जातिवाद है हमारे यहाँ, तो कुछ जगह जातिवाद बहुत ज़्यादा कट्टर होता है कि आपकी जाति पूरी तरह अलग, हमारी जाति अलग, हम आपकी जाति के लोगों के साथ खाना नहीं खा सकते, है ना। आप ये जो कुआं
है हमारी जाति का है तो दूसरी जाति के लोग इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। लेकिन यदि वो सरकारी कुआं है और यदि कोई आपको रोकता है उससे पानी भरने से तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार ये आर्टिकल सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, लिंग भेदभाव और इस प्रकार के सभी सामाजिक बुराइयों से लड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, नोट्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और आप मेरे ब्लॉग prashant-ias.blogspot.com से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी यूज़र आईडी है prashant-ias7। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। यदि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, अपने सुझाव दें, कमेंट करें, इस चैनल को शेयर करें। इस चैनल के बारे में कम से कम ऐसे 10 लोगों को बताएं जो IAS या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हों। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।